आज जो बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं उसके ऊपर काफी जिंदगी लगानी पड़ी और उसकी वजह यह थी कि मैंने कुछ बचपन में सवाल पूछने शुरू किए और मुझे बिल्कुल पूरा पक्का यकीन कि वो सवाल आपने भी अपने घर में जरूर पूछे। ये ब्रह्मांड कहां से आया, चांद तारे क्या होते हैं, हम कहां से आए, फूल पत्तियां पेड़ पौधे जानवर कैसे पैदा होते हैं, किसने बनाए। हाथ उठा करके बताएं कितनों ने अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से ये सवाल पूछे। इसका एक बहुत आसान और खूबसूरत और प्यारा सा जवाब है कि सब कुछ भगवान ने बनाया, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया। ये बड़ा सिंपल, आसान, एलिगेंट, ब्यूटीफुल जवाब और बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं अपने चारों तरफ चीजें, वो किसी ना किसी ने तो बनाई है। तो किसी ने ये ब्रह्मांड भी बनाया होगा, किसी ने जानवर पैदा किए होंगे, किसी ने हमें पैदा किया होगा, इंसानों को पैदा किया होगा। जब मैंने ये सवाल पूछे तो क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एथीस्ट थे, नास्तिक थे, स्कूल में बताया गया मुझे कि सब कुछ अल्लाह ने हमें पैदा किया है। मैंने घर में आकर उनसे पूछा कि हमें किसने पैदा किया है, ये सब चीजों को किसने पैदा किया है। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे बड़े होगे जब तुम, तब समझ में आएगा, तुम्हें खुद ये सवाल बार बार पूछते रहने की जरूरत है। मैं जो यकीन रखता हूं वो बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि इंसान खुद पैदा हुआ और इंसान ने भगवान को, ईश्वर को पैदा किया। ये बात समझ में नहीं आई, बहुत छोटा था, स्कूल में था, समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक खतरा है बहुत बड़ा, ये मान लेने में कि ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया और वो हमारी जिंदगी चला। और तब उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि अगर हम मान लें कि हमारा कोई पैदा करने वाला है और फिर उसने हमसे ये कहा है कि तुम वो जो सामने बिजली के तार जा रहे हो उसमें उल्टे लटक जाओ, तो फिर वो जस्टिफाइड है। अगर वो भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह ये कह रहा है तुमसे कि तुम किसी गरीब की मदद करो, बाढ़ आ गई है वहां जाओ, लोगों के घरों में खाना पहुंचाओ, वो भी जस्टिफाइड। दोनों चीजें जस्टिफाइड। इसमें तुम्हारा अपना डिसीजन फिर कम। ये बात समझ में आ गई, लेकिन इस बोझ में लगना पड़ा इसलिए कि बाकी का समाज, घर वाले, जो मैं जाहिर है कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता हूं, तो और लोग थे जो यकीन रखते थे भगवान में, खुदा में, अल्लाह में, उनकी तरफ से अलग प्रेशर था। तो ये बात बड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए समझना कि क्या चीज है ऐसी, कौन सा रास्ता है ऐसा जिसको मैं फॉलो करूं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ी जब बात, तो एक और मुश्किल पैदा हो गई। और वो मुश्किल ये पैदा हुई कि मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने कहना शुरू किया कि कुरान के अंदर सारा इल्म मौजूद है, सारी नॉलेज कुरान के अंदर। बाहर निकला तो कुछ लोगों को सुना कहते हुए कि सारी नॉलेज वेदों में है।
क्लास में पढ़ाया जा रहा था साइंस, इंजीनियरिंग कर रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अब ये कुछ और कह रहे थे। क्योंकि ये तो मुझे बहुत क्लियर था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन पुराने करीब में नहीं है, तो क्या सारी नॉलेज है वहां पर? तो मैं बहुत कंफ्यूज। तब मेरी जिंदगी का एक ये प्रोजेक्ट बन गया कि मैं देखने की कोशिश करूं कि धर्म और साइंस में क्या फर्क है, और क्या सारे धर्म एक तरह की बात करते हैं, अलग अलग तरह की बात करते हैं, सारे धर्मों को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। ये सारी चीजें बहुत मुझे परेशान कर रही हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी परेशान कर रही हैं। और जब आपने ये सवाल पूछा होगा घर में कि हमें किसने बताया, तो इसका जवाब हिंदुस्तान में हमारे 99% घरों में यही मिलता है कि भगवान ने हमें पैदा किया। और इसके आगे बच्चा एक सवाल और पूछ लेता है कि भगवान को किसने पैदा किया। तब घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, और प्रॉब्लम ये होती है कि भगवान हमेशा से है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। ईश्वर हमेशा से है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। और अगर आप ये ना मानना चाहें तो डांट पड़ती है कि बकबक मत करो, बहुत सवाल पूछने लगो, चुप रहो, बस कह दिया, खत्म। ये चीजें मुझे बहुत परेशान कर सारी की सारी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे टीचर्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा घर और हमारा समाज लगातार ये हमसे कहते रहता है कि वो सारी बातें मान लो जो बड़े बता रहे हैं, सवाल मत पूछो। यानी सवाल पूछने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं पैरों के नीचे लगातार समाज ढूंढता रहता है, और उसमें हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज भी अक्सर शामिल होती है। और इसका एविडेंस यही अभी मिल सकता है कि आपके बोलने की क्षमता को किस तरह से कुचला जाता है। अगर मैं 2-1 लोगों से कहूं आइए और यहां अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं अगर आपसे वॉलंटियर करने को कहूं कि इंट्रोडक्शन दीजिए, तो एक भी हाथ शायद अगले 15 मिनट ना उठे, अपने को वॉलंटियर आप नहीं करें। जिसका मतलब यह है कि बोलने की अगर अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तब भी हम बोलना पसंद नहीं करते, हम सवाल उठाना पसंद नहीं करते। टीचर्स के ऊपर प्रेशर होता है बहुत, कोर्स खत्म करना है, तुम बकबक किए जा रहे हो, बार बार सवाल पूछ रहे हो, बस ये याद कर लो, खत्म हुई बात। तो एक तरफ समाज है जो सवालों को दबा रहा है, दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम, तीसरी तरफ मुझे पॉलिटिक्स सिखाई दी जब मैं ग्रो कर, और मुझे लगा कि ये एक आदमी है जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जैसे हमें स्कूल में चाचा नेहरू कहना था हर जगह, वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर है क्या? समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल था। अभी दलजीत ने आपसे साइंटिफिक टेम्पर की बात की, हमारे ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में साइंटिफिक टेम्पर है, साइंसी सोच कहते हैं, साइंसी नजरिया कहते हैं, साइंसी वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं। ये क्या चीज है? और मुझे यकीन है कि ये सारे सवाल आपने भी पूछे इस तरह, तो समझ में आने वाली बातें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी। और फिर जिस तरह दलजीत ने भी कहा कि जब भी हम सवाल पूछते हैं तो उनका रिश्ता कहीं ना कहीं समाज के साथ होता है, जिस समाज में हम पल बढ़ रहे हैं। तो फिर ये साइंटिफिक टेम्पर कहां से आ गया,
ये साइंटिफिक टेम्पर का समाज से क्या रिश्ता है, इसका धर्म से क्या रिश्ता है, क्या एक धार्मिक आदमी अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या साइंटिस्ट बनने के लिए आपको अधर्मी होना जरूरी है, क्या आपका जो यकीन है धर्म के अंदर, अपनी आस्था के अंदर, वो साइंस को आपकी कहीं ना कहीं जकड़ रहा है। ये सारे सवाल मुश्किल है। और फिर अगले 30 साल की जिंदगी इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मेरी इन सवालों से जूझने में लगा। मैं उसके कुछ हिस्से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। जब मैंने ये देखना शुरू किया कि जिनको हम मिथ कहते हैं, सुपरस्टिशंस कहते हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, तो एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल तक पहुंचा मैं, जिसका जवाब अभी भी ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, मुझे नहीं मिला। मैं पेलियोएंथ्रोलॉजिस्ट से लेकर के, हिस्टोरियंस से लेकर के, लिंग्विस्ट से लेकर के, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट से लेकर के सबसे बात कर चुका हूं, कोशिश कर चुका हूं कि किताबों में ढूंढूं, जवाब अभी तक मेरे पास नहीं। और बड़े सामने का जवाब सवाल है, और वो सवाल यह है कि इंसान ने सवाल कब पूछना शुरू किया। हमें नहीं मालूम, इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं। कॉग्निटिव साइंसेस के पास भी नहीं। हमारे पास एवोल्यूशन है कि प्राइमेट से किस तरह से चेंजेस आते रहे। साइंस कह रही है, कहानी सुना रही है कि धीरे 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 हम अफ्रीका के जंगलों से निकले, नॉर्थ हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहा जाता है, वहां से और जगह फैले। लास्ट माइग्रेशन लगभग 50,000 साल पहले हुआ, उससे 1 लाख साल पहले एक और माइग्रेशन हो चुका था, वगैरह वगैरह, लगातार कई माइग्रेशन हुए थे। पर सवाल का पूछना शुरू किया, और ये रिलेटेड है एक और सवाल से कि क्या जानवर सवाल पूछते हैं? जो इसे और भी मुश्किल बना देता है। मेरे एक बहुत प्यारे से दोस्त हैं मेवा सिंह जी, उनसे लंबा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये तो पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किए और कब जवाब देना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि कभी ना कभी ये ट्रांजिशन आया, और ये एक बड़ा ट्रांजिशन था। और तब मुझे लगा कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को सवालों और जवाबों का इतिहास बना करके लिखा जा सकता है। शायद आप लोग जिनकी आंखों में आगे आने वाली दुनिया के ख्वाब हैं, वो इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। अब जब मैंने तलाश करना शुरू किया तो इन सवालों को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक वो सवाल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में पूछते हैं, जैसे ये सवाल कि ये आदमी बकबक कब बंद करेगा, अगली क्लास में जाना है, कब शुरू होगा, इनके बाद कौन बोलेगा, ये आपके दिमाग में आज भी इस वक्त भी शायद घूम रहे हैं। चाबी कहाँ रखी है, गाड़ी कहाँ पार्क करूं, आइसक्रीम कौन सी जगह अच्छी मिलती है, वगैरह, कौन से कपड़े पहनूं आज। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जिनकी जिंदगी बहुत कम है। इनकी जिंदगी इतनी ही है कि जैसे ही जवाब मिला खत्म, सवाल अपने अंदर खत्म हो जाता है,
कि मैं आज कौन सी शर्ट पहनूं, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि आज ये वाली शर्ट पहनूं, राइट। मैं कॉलेज जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं, जैसे डिसाइड कर लिया कैसे जाऊं, साइकिल पे जाऊं, मोटर से जाऊं, डिसाइड कर लिया, खत्म हो गया। तो एक तो ये सवाल थे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए, और हम दिन में सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों सवाल पूछते हैं और उनके जवाब हासिल करते। तो सवाल इंसान के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, अपनी जिंदगी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका एहसास लगभग हमें एविडेंस जो मिलता है वो हो चुका था गिलगामेश के जमाने में। जो एपिक लिखी गई, जो पहली एपिक मानी जाती है दुनिया की, उसका लिटरेचर से ताल्लुक है, वो एपिक ऑफ गिलगामेश के नाम से मेसोपोटामिया में लिखी गई। उसके अंदर भी सवाल मौजूद है। जो पहला दुनिया का पिरामिड बना, ऐसा पिरामिड जिसमें दीवारों के ऊपर लिखा गया, वहां भी सवाल मौजूद है। एक पूरा ट्रेडिशन हमारे देश में और ग्रीक सिविलाइजेशन में है, जिसमें सवाल और जवाब में ही फिलॉसफी को लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। और गीता तो है ही सवाल जवाब, लेकिन आप शब्द साहब भी देखेंगे तो उसके अंदर भी सवाल और जवाब मौजूद है। सवाल उठाए गए हैं और उनके जवाब मौजूद हैं। तो ये कि सवाल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी समझ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनमें एक कैटेगरी ये कैटेगरी थी, और दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी थी जो सवाल इंसान ने बार बार पूछे, लगातार पूछे हैं और उनके अलग अलग जवाब मिले, जिनमें से हम दो सवालों को ले सकते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे बना, जो कुछ घट रहा है वो कैसे घट रहा है, जिससे मैंने शुरुआत की थी। और दूसरा सवाल जिसकी तरफ दलजीत ने शुरू में कहा था, उन्हें आपने रेफर किया था, उसके बारे में कि मुर्दा और जिंदा में क्या फर्क है। इन दोनों के शुरुआत में बड़े खूबसूरत एलिगेंट जवाब ये थे कि एक क्रिएटर है जिसने सब कुछ क्रिएट किया और हमें भी उसने क्रिएट किया और हमारी जिंदगी चलाता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ये एक बहुत खूबसूरत, एलिगेंट, प्यारा सा, लचीला सा, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती हैं, सबट्रैक्ट की जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल। और दूसरे का जवाब ये था कि एक चीज होती है आत्मा, वो जब तक अंदर है तब तक हम जिंदा हैं, वो आत्मा बाहर निकल गई, मर गई। ये सवाल दोनों, और भी सवाल, लेकिन ये दोनों सवाल मानवता ने बार 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 पूछे, और तब मुझे मिथ्स में जाना पड़ा। और सबसे पुराना जो मिथ मुझे मिलता है क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस का, अफ्रीका की एक ट्राइब में, वो ये है कि दुंडारी आए, उससे पहले एक बहुत बड़ी बूंद थी दूध की। दुंडारी ने पत्थर पैदा किया, पत्थर से लोहा पैदा किया, लोहे से आग पैदा की, आग से पानी पैदा किया और पानी से मिट्टी पैदा की। फिर दुंडारी आए और उन्होंने इन 5 तत्वों को मिला करके इंसान पैदा किया। अब अगर हम देखें तो ये बेसिक मिथ है कि एक क्रिएटर है और वो 5 तत्वों से सब कुछ पैदा करे।
ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अब इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल के रिफ्लेक्शन मुझे अलग अलग, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम, यही कहानी अलग अलग तरह से इंसान पेश करता है। समाज बदलता रहा और इसमें एलिमेंट्स ऐड होते हैं। जब सभ्यता का उदय हुआ तो हमें दिखाई देता है कि मेसोपोटामिया हो या इजिप्ट हो या चाइना हो, ग्रीक सिविलाइजेशन हो, रोमन सिविलाइजेशन हो, हमारी अपनी सिविलाइजेशन हो, इन सारी सिविलाइजेशंस में जैसे समाज बदला वैसे इस मॉडल के एलिमेंट्स बदले। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत कहानी इजिप्ट की। इजिप्ट की कहानी ये कहती है कि दो तरह के भगवान, एक अपर कास्ट भगवान, एक लोअर कास्ट भगवान, यानी समाज बढ़ चुका है, समाज के अंदर दो कास्ट पैदा हो चुकी है, तभी यह ख्याल पैदा हो सकता है। तो जो लोअर कास्ट वाले भगवान थे, उन भगवानों ने मिल करके प्रोटेस्ट किया। सब धरती पे रहते थे, इस कहानी में सारे भगवान धरती पे रहते थे। तो सारे भगवानों ने, जो लोअर कास्ट के थे, उन्होंने मिल के प्रोटेस्ट किया कि हमारे ऊपर बहुत काम बढ़ गया है, अब कुछ काम का लोड कम कीजिए। आज भी मतलब होता है ना, टीचर्स भी उठते हैं, वर्कर्स भी उठते हैं कि हमको ज्यादा वेजेस चाहिए वगैरह वगैरह, प्रोटेस्ट होते। तो ये जो भगवान थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें जरूरत है अब काम का लोड कम कीजिए। तो वो गए, सबसे बड़ी भगवान थी, मतलब शी वाज अ लेडी, उनके पास गए तो उन्होंने अपने बेटे को जगाया। वो भगवान विजडम का भगवान था, गॉड ऑफ विजडम को उठाया कि नहीं ये प्रॉब्लम आ गई है, कुछ करो। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि मिट्टी से बनाते हैं और इंसान पैदा करते हैं। तो इंसानों को वो सारे काम दे दिए गए जो काम लोअर कास्ट के भगवान। धरती के ऊपर इंसान बसे और ये सारे भगवान इन्होंने अपने लिए स्वर्ग बना लिया, वो वहां जाके रहे। और यहां चलाने के लिए उन्होंने फेरोज, जो बादशाह थे, उनको इंचार्ज किया। समाज बदला, कहानी बदली। और इस कहानी में एक बड़ी खूबसूरत मोड़ जो है वो देखने को मिलता है कि जब महिलाएं पुरुष अधीन समाज में रहने लगी, यानी पुरुष अधीन समाज बन गया, तो ये इतना खूबसूरत फ्लेक्सिबल मॉडल है कि इसमें एक नया भगवान पैदा हुआ। और वो भगवान था विमेन्स अफेयर्स का भगवान। उसका काम था महिलाओं के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज। मुझे ऐसा लगा कि ये कहानियां, और किताब में मैंने और भी कहानियां लिखी हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रही हैं। एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जैसे इंसान माइग्रेट कर रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है चीजों के अंदर, और उसका नए एलिमेंट्स ऐड करना जरूरी हो गया है। जैसे हमारे देश की एक ट्राइब है, उसकी कहानी में ग्रेट फ्लड आता है, जो गिलगामेश की कहानी में भी आता है। और उस ग्रेट फ्लड के जाने के बाद जो
पानी है वो लगातार बहता रहता है और उससे नदियां बनती हैं। तो यह नदियों की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि ब्रह्मांड कैसे बना, इंसान कैसे बना, हमारा समाज कैसे चलता है, वो धीरे धीरे बदलता है। पर इसमें भी दो तरह के सवाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक वो सवाल जो क्यों से शुरू होते थे, मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। क्यों से शुरू होने वाले सवाल हमें इंसानियत को अध्यात्म और रिलीजन की तरफ ले जा रहे थे, और दूसरी तरह के सवाल थे जो कैसे से शुरू हुए। ये सवाल हमको साइंस की तरफ ले। मैं मॉडर्न पीरियड में आ जाता हूं। अगर आप में से कोई ये सवाल आज के दौर में करे कि दिन रात कैसे बनते हैं या दिन रात क्यों बनते हैं, तो क्या जवाब? मेरे ख्याल में यहां बैठा हुआ कोई भी यही जवाब देगा कि जमीन अपनी धुरी पर घूमती। किसी का डिसएग्रीमेंट है इससे? जवाब यही होगा ना, जमीन अपनी धुरी पर घूमती है, दिन रात बनते। दिन रात क्यों बनते हैं? जमीन अपनी धुरी पर घूमती है। जमीन अपनी धुरी पर क्यों घूमती है? अब गड़बड़ हो गई। अब जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है उसको बड़ा परेशानी है। जवाब क्या है? आसान जवाब हो सकता है इसका बहुत, भगवान की मर्जी। लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आप कहेंगे नहीं, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डिसबैलेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से सारे पिंड जो है वो अपनी धुरी पर। पर इसके आगे पूछ लिया कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ग्रेविटेशनल डिसबैलेंस क्यों? अब आप अपनी सीमा पर पहुंच गए ज्ञान की, इससे आगे नहीं बढ़ना। आसान, खूबसूरत, एलिगेंट जवाब, भगवान की मर्जी। पर इसी सवाल को कैसे से पूछें? और जब यहां आप पहुंचेंगे कि आपकी सीमा आ गई नॉलेज की, तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कहें भगवान की मर्जी। कैसे से शुरू हुआ है, तब आप कहेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं टीचर्स से पूछ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, ढूंढ के बताऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या होगा? पर अगर ये सवाल आज कोई पूछे कि जो बिग बैंग हुआ उसमें 10⁻⁻43 सेकेंड्स से पहले क्या हुआ, तो जवाब यह है हमें नहीं मालूम, साइंटिस्ट को नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ, 10⁻⁻32 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ हमें मालूम, पर उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं मालूम। और उसके लिए हमने सर्न रिएक्टर बनाया है, और उस सर्न रिएक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कंडीशंस पैदा कर सके जो ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती पीरियड में थी, तब शायद हम इस बात का जवाब दे सके।
रिसर्च चल रही है, अगली नस्लें इसका शायद जवाब देंगे। तो कैसे से शुरू होने वाले सवाल साइंस के सवाल हैं, क्यों से शुरू होने वाले सवाल अध्यात्म और रिलीजन के सवाल। मैं आपको ये कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूं, ना कभी कर पाया हूं किसी को कन्विंस कि आप ये माने या वो माने या दोनों को माने। मकसद ये नहीं है बिल्कुल, मकसद ये है कि जो मान रहे हैं वो समझ करके माने। हम अपने समाज में सवाल उठाने को लगातार कुचलते हैं, इसलिए सवाल उठाना जरूरी है। लड़कियों के लिए ये बड़ी ईर्ष्या होती है लड़कियों से, क्योंकि उन्होंने सारे खूबसूरत रंग अपने लिए रख रखे हैं। लड़कों के यहाँ देख लीजिए, मर्दों के फीके फीके रंग पहने हुए सब। समाज के अंदर समझना बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है कि लड़कियों के लिए ही ये ड्रेस क्यों, लड़कियों के बाल ही लंबे क्यों, लड़कियों के लिए ही सिंदूर क्यों, लड़कियों के लिए ही बुर्का क्यों, लड़कियों के लिए ही 1/3 जो शरीयत कहती है 1/3 हिस्सा क्यों। सवाल पूछना जरूरी है। सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे तो हम न सिर्फ ये कि जवाब हासिल नहीं कर पाएंगे सही, बल्कि हम शायद बदलाव भी नहीं ला पाएंगे कभी समाज में। अब अगर हम देखें तो मुझे ये लगा कि हर धर्म के अंदर, कुछ धर्म हम छोड़ भी सकते हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, और जब मैं धर्म का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश में कि उसे हिंदू मान लिया जाता है या सिख मान लिया जाता है या बुद्धिस्ट वगैरह वगैरह, और जब मजहब कहूं मैं तो वो इस्लाम मान लिया जाता है, और जब रिलीजन कहूं तो वो क्रिश्चियनिटी मान ली जाती है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और खासतौर से आप एक लैंग्वेज के उसमें बैठे हुए। संबित पात्रा एक बार मेरे साथ डिस्कशन में थे टेलीविजन के ऊपर, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के तुम धर्म को मानने वाले हो या मजहब को मानने वाले हो, कुछ ऐसी बात कर रहे थे। हाईली कम्युनल डेफिनेटली। जब वो बहुत चिल्ला चुके, किसी और के ऊपर चिल्ला रहे थे, मेरा नंबर बाद में आया, तो मैंने संबित पात्रा से ये पूछा कि अगर आप हिंदी के एग्जाम में बैठे हो और वहां रिलीजन का ट्रांसलेशन करने के लिए आए या मजहब का ट्रांसलेशन करने के लिए आए, तो आप क्या करें, क्या लिखेंगे? हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी में उसे धर्म ही लिखेंगे ना, और अगर नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे ना। तो ये बहस जो है, ये पॉलिटिकल बहस हो सकती है, ये जबान की बहस, कल्चर की बहस हरगिज नहीं है। ये अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड बहस है कि आपने धर्म इस्तेमाल किया या मजहब इस्तेमाल किया या रिलीजन इस्तेमाल किया। मेरा मतलब सारे मजहबों से, सारे धर्मों से जब मैं बात करूं, धर्म के अंदर चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज्म हो, दोनों तरह की बातें मुझे मिली। एक तरफ हिंसा, इरेशनैलिटी, ऐसी चीजें जो हमें नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह आज की डेट में मौजूद है, और ऐसी भी चीजें मौजूद हैं और बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं जो प्यार, मोहब्बत, अहिंसा, जंग के खिलाफ, इंसानी खून बहाने के खिलाफ और
अपनी जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए, लगातार सवाल पूछने के लिए, वो भी स्ट्रीम हर धर्म के अंदर उतना ही स्ट्रांग मिला मुझको। और इसीलिए बहुत रिलीजियस लोग बहुत अच्छी साइंस उनको देकर के, वेस्टर्न यूरोप में तो हमें मालूम है कि गलीलियो से लेकर के, कॉपरनिकस से लेकर के न्यूटन तक सब बहुत रिलीजियस लोग थे, लेकिन हमारे यहाँ आर्यभट्ट भी बहुत रिलीजियस था, जिससे पहली बार ये बात कही कि शायद ये धरती घूम नहीं अपनी धुरी के। तो रिलीजन आपको कभी भी नहीं रोक रहा इस बात से कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जारी रखें। आप कैसे वाला सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि आप अपने रिलीजन से क्या ले रहे हैं। क्योंकि इससे इसको डिनाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हिस्ट्री में हमें दिखाई देता है कि रिलीजन के नाम के ऊपर बहुत खून बहाया गया, वो चाहे मिडिल ईस्ट से लेकर के वो पूरा इलाका आप देखिए खून से यूरोप तक का रंगा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नॉर्मली ये कहा जाता है कि रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ज्यूस के खिलाफ था। तो एक तरफ वो है और एक तरफ प्यार मोहब्बत बेहद खूबसूरत। हम अपने रिलीजन से क्या सीख रहे हैं, हम अपने समाज से क्या सीख रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशन से क्या सीख रहे हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त और लेते हुए, कितना वक्त है मेरे पास, जब आप कहें अब मैं आपसे थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूं कि पॉलिटिक्स से इसका क्या रिश्ता है। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी जो सुनाई है उसका मकसद क्या है, समाज के साथ उसका क्या रिश्ता है। हम आजाद हुए तो एक लंबा पीरियड है जिसमें के आजादी की जंग लड़ी गई और पंजाब उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। आज भी गदरी बाबा मलर आज भी चल रहा है, हर साल होता है। आपके मुझे नहीं मालूम आप में से कितने नौजवानों को पता है या नहीं पता है, बड़ा मेला होता है। तो एक लंबा ट्रेडिशन है इंपीरियलिज्म के खिलाफ पंजाब में आवाज उठाने का। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से बटा हुआ समाज, एक ऐसा समाज जो धर्मों में बटा है, जातों में बटा है, बोलियों में बटा है, पहनावे खान पान में बटा है। एक ऐसे समाज में जिस समाज के अंदर हम औरतों को, महिलाओं को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और मुसलमानों में भी लगभग 220 से ऊपर कास्ट मौजूद हैं, तो ये किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से बटा हुआ समाज है और औरतों को कंसीडर किया जा रहा है क्या है, और पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। औरत किसके साथ लगाई जा रही है, किसके बराबर बताई जा रही है, ये है समाज की समझ जो पोएट्री में रिफ्लेक्ट हो रही है। और वहां पर उस समाज के अंदर जहां हमने कानून में शीशा पिघला के डाल दिया, लोअर कास्ट के लिए एजुकेशन थी ही नहीं, श्लोक सुन लिए तो हम उन्हें दंड दे रहे।
इंसान इंसान बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई यहां से पैदा हुआ है, कोई यहां से पैदा हुआ है, कोई यहां से पैदा हुआ है, कोई पैरों से पैदा हुआ है। तो एजुकेशन नहीं है सबके लिए, जमीन पे हक नहीं है सबके लिए, और ये 5000 साल का इतिहास एक ऐसे समाज के अंदर फ्रीडम मूवमेंट क्या कह रहा है, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। औरत मर्द बराबर, इंसान इंसान बराबर, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको व्यवसाय का अधिकार है, सबको कहीं भी रहने का अधिकार। ये एक अद्भुत बात है। इन अधिकारों के लिए यूरोप में इनमें से हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रगल करना पड़ी। हम सन 47 में आजाद होते हैं, और उसके बाद कई विकसित देश जिन्हें हम जानते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां पर यूनिवर्सल सफलता मिलता है, हर एक को वोट डालने का हक मिलता है, उससे पहले नहीं है। तो हमें तो फ्रीडम मूवमेंट ने यूं हथेली पे हमारी ये सारे अधिकार रख के दे दिए। आप यहां बैठे हुए हैं, और खासतौर से बेटियां बैठी हैं यहां, ये अब से 150 साल पहले पॉसिबल था ही नहीं इस समाज के अंदर। तो ये अद्भुत बात कैसे हुई, ये मिराकल कैसे हुआ? ये मिराकल उन कुर्बानियों से हुआ जिसके लिए भगत सिंह ने शहादत दी। भगत सिंह लिखता है, नौजवान 23 साल का, कि अगर अनटचेबिलिटी है और औरतों को उनका हक नहीं मिलता, तो हमें इस बात का हक नहीं है कि हम आजाद हों। वो नौजवान जो आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि हमें हक ही नहीं है आजादी का, अगर ये सारी चीजें समाज के अंदर मौजूद हैं, और अगर ऐसा हिंदुस्तान बनने जा रहा है तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। जिन 300-400 लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किए, क्या उन्हें इन बराबरी के अधिकारों का यकीन था? मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से आधे बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ का पानी नहीं पीते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मिरेकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने मिला, और ये बिना साइंटिफिक टेम्पर के नहीं हो सकता। और जब मैं साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा हूं तो सिर्फ साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखिए कि एक पॉलिटिशियन है इस मुल्क का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ये टर्म कॉइन करता है, साइंटिफिक टेम्पर। उसने साइंस नहीं पढ़ी, उसने लॉ पढ़ा है, और उसकी ज्यादातर जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है, और वो साइंटिफिक टेम्पर की बेहद खूबसूरत डेफिनेशन अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखता है। क्यों, कैसे, ये कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, मौलाना आजाद हो, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिख पाए? अद्भुत बात है। ये सवाल मेरे लिए मुझे बहुत परेशान करता रहा कि मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल हु साइंड प्रोबेबली डिड नॉट बिलीव इन एनी ऑफ दीज वैल्यूज एवर, और आज भी हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा इन वैल्यूज में यकीन नहीं रखता।
आज भी हमारे घर के अंदर अगर कोई मेहमान आए तो बेटी से कहा जाता है चाय बना के लेके आओ, बेटे से नहीं कहा जाता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे पकड़ सकते हो, यहां आपकी अदालत में हूं। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में नहीं यकीन रखने वाला समाज एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देता, वो इसलिए देता है कि ये जो लोग थे ये अपने अंदर तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे ही, ये कुछ भी हो सकते थे, ये बड़े थिंकर थे अपने अंदर। इनके लिए जरूरी नहीं था सिर्फ यही रास्ता अपनाते कि उन्हें इंपीरियलिज्म से लड़ना है, ये बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे और इनको शायद सारी दुनिया तब भी इज्जत की नजर से देखती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सोबत किसके साथ थी? They were interacting with the best of the mind, not only in India, but across the world. सबसे अच्छे शायर, सबसे अच्छे साइंटिस्ट, सबसे अच्छे राइटर्स, सबसे क्रिएटिव फिल्म मेकर्स, सबसे बेहतरीन पेंटर्स, सब इनके आसपास थे। इनके डायरेक्ट ताल्लुकात थे बेस्ट ऑफ द माइंड्स से। गांधी आइंस्टाइन को लेटर लिख रहे थे, पर गांधी सबसे बेहतरीन यहां लेखकों को भी लेटर लिख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनकी बातचीत सुन रहे थे। नेहरू के पर्सनल ताल्लुकात। तो अगर इसको दूसरे लफ्जों में कहूं मैं तो इनकी पॉलिटिकल परवरिश, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग जो थी वो बेस्ट ऑफ द माइंड्स के साथ हो रही थी। और इसलिए नेहरू को 1939 में साइंस कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है, एक पॉलिटिशियन। और नेहरू इज्जत से पेश आते हैं साइंटिस्ट के साथ। एक बार उनकी टेबल के ऊपर आजाद हिंदुस्तान में एक फॉर्मल सा नोटिस जैसा आता है, वैसा एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आया कि ओमी जहांगीर बाबा बेंगलोर में लेक्चर देने जा रहे हैं एटॉमिक एनर्जी के ऊपर। नेहरू को यूके जाना था। नेहरू ने हवाई जहाज अपना डाइवर्ट किया, वहां गए बेंगलोर, लेक्चर सुना, इंटरव्यू किया। ये कहा कि पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आगे आने वाले हिंदुस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर वो आगे चला। ये सिर्फ भूमि जहांगीर भाभा की पढ़ाई नहीं है, ये नेहरू की भी पढ़ाई कि उन्हें मालूम था कि इस देश के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर कितना इंपॉर्टेंट है। कट टू 2014, फिल्म की लैंग्वेज में कहां परवरिश हुई है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। आसाराम बापू याद आ जाते हैं।
ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर गद्दी संभालते हैं तो विद इन 1 मंथ बॉम्बे में डॉक्टर्स के एक सेमिनार के अंदर वो ये कहते हैं कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। वो बच्चों के बीच में बात करते हैं तो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सर्दी और गर्मी ज्यादा लगने लगती है। वो नाले की गैस से चाय बनाने की एक तरफ मालूम है जो देश को ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाला हिंदुस्तान साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर चलेगा, सवाल पूछना जरूरी है, लगातार पूछना जरूरी है, जवाब ढूंढना जरूरी है। और दूसरी तरफ जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का, तो ऐसा नहीं है कि वो नाइव है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हमें, क्योंकि अब जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल ये सिग्नल है कि इस देश में हम इस तरह की बात कर सकते हैं और इस तरह की चीजों के अराउंड अब पॉलिसीज डिजाइन और डिवाइस की जाएंगी। और उसके बाद एक लंबा पीरियड है जिसमें हमें सुनने को एक मिनिस्टर की तरफ से मिलता है कि मैं डार्विनिज्म में इसलिए यकीन नहीं रखता कि मेरे पूर्वजों में से किसी ने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा। वो हटा दिए गए मिनिस्टर, लेकिन डार्विनिज्म नहीं हटा दिया गया। एनसीईआरटी की किताब में से सो डू यू सी पॉलिसी चेंज कैसे हो रही, क्या इंपैक्ट हो रहा है। एक जज ये कह रहा है कि हमारे यहां मोर का प्रजनन जो है वो आंसुओं से होता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहा है कि ऐसे करो गाय को तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ऐसे करो तो ज्यादा होगा। और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी कह रहा है कि ऑक्सीजन छोड़ती भी है गाय और लेती भी है। आप में से कई के चेहरे के ऊपर, और मैं जब भी ये बात करता हूं कई लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है, पर एज अ साइंटिस्ट मैं काम चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर मुझे तालियां बजती हुई दिखाई दी। कोई एक ऐसा नहीं था जो खड़ा होकर कहे कि क्या बकबक कर रहे हैं। परेशानी यहां, ये लड़ाई साइंटिफिक टेम्पर की आपके घर में लड़ी जाएगी, बाजारों में लड़ी जाएगी, चौबारों में लड़ी जाएगी, क्लासरूम में लड़ी जाएगी, यूनिवर्सिटी में लड़ी जाएगी और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर लार्जर समाज में लड़ी जाएगी। और ये जिम्मेदारी नई जनरेशन की जिम्मेदारी है। हमारी जनरेशन को जो करना था हम कर चुके। अब हिंदुस्तान आपके कांधों के ऊपर है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और साइंटिफिक टेम्पर के हक में अपना वोट डालेंगे।